सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 1 रासायनिक प्रक्रिया, प्रकार और समीकरण के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। यदि आपको किंग की तरह जीना है, राजा बनकर जीना है, तो पहले गुलाम बनकर मेहनत करनी पड़ेगी। अर्थात मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। कोई भी काम करना है, कुछ भी पद पर नियुक्त होना है, तो पहले हमें मेहनत तो करनी ही है। आइए प्रार्थना करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाग्रविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाग्रविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाग्रविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। रासायनिक प्रक्रिया के प्रकार। संयोगीकरण प्रक्रिया, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, ऊष्माशोषी प्रक्रिया, विघटन प्रक्रिया, विस्थापन प्रक्रिया, द्विविस्थापन प्रक्रिया, अवक्षेपण प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया, रिडक्शन प्रक्रिया और रेडॉक्स प्रक्रिया। इतनी प्रक्रियाओं के बारे में हम इस चैप्टर में अभ्यास करेंगे। उसमें से पिछले वीडियो में हमने संयोगीकरण प्रक्रिया और ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के बारे में अभ्यास किया। आज हम ऊष्माशोषी प्रक्रिया, विघटन प्रक्रिया, विस्थापन प्रक्रिया और द्विविस्थापन प्रक्रिया के बारे में अभ्यास करेंगे। पहली प्रक्रिया है ऊष्माशोषी प्रक्रिया। पिछले वीडियो में हमने ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया की परिभाषा देखी थी। उसमें संक्षिप्त में इतना था कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रक्रिया के अंत में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। और उस प्रक्रिया के दौरान तापमान में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर हम ऊष्माशोषी प्रक्रिया की बात करते हैं तो अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का शोषण होता है और वैसी प्रक्रिया को हम ऊष्माशोषी प्रक्रिया कहते हैं। रासायनिक प्रक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का शोषण होता है, तो उस रासायनिक प्रक्रिया को हम ऊष्माशोषी प्रक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी प्रक्रिया होगी तो अभिक्रिया के दौरान तापमान में घटोत्तरी होगी। कुछ उदाहरण भी देखते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है
और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस ऊष्मा लिखी हुई है। अगर ऊष्माक्षेपी होती है तो यहाँ पर हम प्लस ऊष्मा लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार कार्बन और पानी के बीच रासायनिक अभिक्रिया होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन मिलता है और ऊष्मा का शोषण होता है। ये दोनों प्रक्रिया के दौरान तापमान में घटोत्तरी होती है। एक और उदाहरण है बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तो बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और पानी मिलता है। इस प्रक्रिया के दौरान तापमान में घटोत्तरी होती है, अर्थात यह प्रक्रिया ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। विघटन प्रक्रिया संयोगीकरण की रिवर्स प्रक्रिया है। संयोगीकरण में दो या दो से अधिक जुड़कर एक पदार्थ बनता है। यहाँ पर एक पदार्थ में से दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक ही पदार्थ में से दो या दो से ज़्यादा अभिकर्मक में से उत्पाद बनती हो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक ही पदार्थ में से दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बने तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विघटन प्रक्रिया। अर्थात संक्षिप्त में हम इतना ही कह सकते हैं, एक में से दो या दो से अधिक बनने चाहिए। यहाँ एक समीकरण दिया है जहाँ एक पदार्थ है उसमें से दो अलग अलग पदार्थ बनते हैं। यह अभिकर्मक है, यह उत्पाद है। विघटन प्रक्रिया के भी कुछ प्रकार है, जैसे कि ऊष्मीय विघटन, प्रकाश विघटन, विद्युत अपघटन। यदि इस विघटन की प्रक्रिया में हम ऊष्मा देते हैं तो उस प्रकार की प्रक्रिया को ऊष्मीय विघटन कहते हैं। यदि यह विघटन की प्रक्रिया प्रकाश की मदद से होती है तो उसे हम प्रकाश विघटन कहते हैं। और यदि यह विघटन की प्रक्रिया विद्युत की सहायता से होती है तो उसे हम विद्युत विघटन या तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात विघटन प्रक्रिया में हमें कोई ना कोई रूप में ऊर्जा ऊष्मा देनी पड़ेगी। वो ऊष्मा चाहे ऊष्मा के रूप में हो, गर्मी के रूप में हो, वो ऊष्मा या ऊर्जा प्रकाश के रूप में हो, वो ऊष्मा या ऊर्जा विद्युत के रूप में हो, पर हमें ऊर्जा या तो ऊष्मा देनी ही पड़ेगी या प्रकाश भी देना पड़ेगा या विद्युत देना पड़ेगा। इस प्रकार विघटन की प्रक्रिया ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, क्योंकि हर बार यहाँ पर ऊर्जा का कोई न कोई स्वरूप में शोषण होता है। यदि विघटन की प्रक्रिया में हम ऊष्मा मतलब गर्मी का उपयोग करते हैं तो उसे हम ऊष्मीय विघटन प्रक्रिया कहते हैं। यदि हम विघटन की प्रक्रिया में प्रकाश का उपयोग करते हैं तो उसे हम प्रकाश विघटन प्रक्रिया कहते हैं। और यदि विघटन की प्रक्रिया में हमने विद्युत का उपयोग किया तो उसे हम विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहते हैं। अभी ऊष्मीय विघटन प्रक्रिया के कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट के स्फटिक को हम गर्म करते, हीट मतलब गर्मी देते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। और जो फेरस सल्फेट का रंग है वो थोड़ा हरा है और जो फेरिक ऑक्साइड का रंग है वो थोड़ा ब्राउन कलर का है। और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसी गैसें मुक्त होती है जिसके कारण हमें बदबू आती है। ठीक उसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्मी देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसी प्रकार लेड नाइट्रेट के स्फटिक का कलर सफ़ेद है, उसको अगर हम गर्मी देंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो ब्राउन कलर की गैस है और जो लेड ऑक्साइड के स्फटिक जो हमारे परख नली में बचे रहेंगे वो थोड़े बहुत येलो कलर जैसे होते हैं। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 ट्वाइस, उसका रंग सफ़ेद है। उसको यदि हम गर्मी देते हैं तो बनेगा लेड ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यह गैसें मुक्त होती है, इसका कलर ब्राउन जैसा है। और जो लेड ऑक्साइड है वो परख नली में पड़ा रहेगा
जो येलो कलर जैसा है। प्रकाश विघटन प्रक्रिया। यदि हम सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को हम सूर्य प्रकाश में रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को हम सूर्य प्रकाश में रखते हैं, तो कुछ समय बाद हमारे पास सिल्वर मुक्त होता है और क्लोरीन गैस हवा में उड़ जाती है। सिल्वर मुक्त होता है और क्लोरीन गैस हवा में उड़ जाती है, और जो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद था उसमें से थोड़ा बहुत हल्का काला या तो हल्का काला रंग बन जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विघटन होता है। यह AgCl और AgBr का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। AgCl और AgBr का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड और AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। इसको हम सूर्य प्रकाश में रखेंगे तो सफ़ेद में से इसका रंग हल्का काला जैसा हो जाएगा, अर्थात सूर्य प्रकाश की मदद से विघटन प्रक्रिया हुई। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया को हम कहेंगे प्रकाश विघटन प्रक्रिया। विद्युत अपघटन प्रक्रिया। जो पानी होता है उसका हम विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसें मिलती है। पानी का हम अपघटन करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसें मिलती है। यह पूरा प्रयोग है जिसको हम वोल्टामीटर की मदद से कर सकते हैं। पानी के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। और पानी का विद्युत अपघटन करते हैं तो मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का आयतन से अनुपात 2:1 होता है और द्रव्यमान से अनुपात 1:8 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन से अनुपात 2:1, क्योंकि पानी में 2 भाग H है और 1 भाग O है। और द्रव्यमान से हम अनुपात देखते हैं तो 1:8। हाइड्रोजन दहनशील गैस है और ऑक्सीजन दहन पोषक गैस है। विस्थापन प्रक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक में से अलग करे, उस प्रक्रिया को हम विस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि यह एक समीकरण दिया है, उसमें से Bc नाम का एक यौगिक है, A नाम का एक तत्व है, B जो है उसकी क्रियाशीलता A से कम है, तो A अधिक क्रियाशील तत्व है। वो कम क्रियाशील तत्व का जो यौगिक है उसमें से कम क्रियाशील तत्व को अलग करता है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को अलग करे, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन प्रक्रिया। ए आपका अधिक क्रियाशील तत्व है, बी आपका कम क्रियाशील तत्व है, उसका यौगिक BC है। जो ए है वो कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को अलग करता है। विस्थापन प्रक्रिया के कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि Cu + AgNO3। यहाँ पर जो Ag है उसकी क्रियाशीलता Cu से कम है, इसीलिए Cu ये AgNO3 में से Ag को अलग करता है और Cu उसके स्थान पर जुड़ जाता है। तो आप देख सकते हो ये Ag मुक्त हुआ और उसके बदले CuNO3 ट्वाइस बना। ये CuNO3 ट्वाइस मतलब कॉपर नाइट्रेट। ये बैलेंसिंग समीकरण है, संतुलित समीकरण है। पर हमें यहाँ पर कोई भी प्रक्रिया करने से पहले संतुलित तो करना ही है, परंतु सर्वप्रथम हमें समीकरण बनाना आना चाहिए। तो जो ये AgNO3 है उसमें Ag की क्रियाशीलता कम है और Cu की क्रियाशीलता Ag से ज़्यादा है। तो यह Cu जो है वो AgNO3 में से Ag को अलग करेगा, उसके स्थान पर Cu आ जाएगा और Ag मुक्त हो जाएगा। यदि यहाँ पर Cu होता और यहाँ पर Ag होता तो प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि नियम ये कहता है अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक में से अलग कर सकता है। कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व के यौगिक में से उसे अलग कर सकता नहीं है। अन्य उदाहरण देखते हैं। Zn + HCl H2 + ZnCl2। यहाँ पर जो है
Zn की क्रियाशीलता H से ज़्यादा है, Zn की क्रियाशीलता H से ज़्यादा है, इसीलिए H को रिमूव करेगा और उसके बदले Zn लग जाएगा। H हमेशा हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त होता है। यहाँ पर भी अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में से कम क्रियाशील तत्वों को अलग किया। इस प्रकार यह प्रक्रिया भी कौन सी प्रक्रिया होगी? विस्थापन प्रक्रिया। द्विविस्थापन प्रक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, दो अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, अर्थात क्या होगा? ये दो अभिकर्मक है, ये इसका धन आयन है, ये इसका ऋण आयन है, ये धन आयन है, ये ऋण आयन है। तो पहले का धन जो होगा वो दूसरे के धन में जाएगा और पहले का जो धन होगा उसके बदले आएगा। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ C की जगह A आ गया, C की जगह A आ गया और A की जगह C आ गया। तो दो अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ, पर आदान प्रदान दो बार हुआ, एक बार और दो बार, जबकि आगे वाली प्रक्रिया में एक ही बार आदान प्रदान होता था। यहाँ पर दो बार आदान प्रदान हुआ, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन प्रक्रिया। प्रक्रिया के अंत में देखो आप, यहाँ पर बन गया AD और ये C यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर बन गया CV। द्विविस्थापन प्रक्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सोडियम सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर जो H है वो इधर आ गया और Na है वो इधर आ गया, तो उत्पाद के रूप में मिलेगा हमें एक तो NaCl और दूसरा मिलेगा H2S, क्योंकि H और S के बीच में प्रक्रिया होगी H2S बनेगा, Na और Cl के बीच में प्रक्रिया होगी NaCl। मतलब क्या हुआ? Na का स्थान जो था वो यहाँ पर आ गया, H का स्थान जो था वो यहाँ पर आ गया। ये फाइनल रिएक्शन है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि NaOH और कैल्शियम ब्रोमाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ब्रोमाइड, ये जो Na है वो यहाँ पर आ गया, कैल्शियम यहाँ पर आ गया, तो Ca और OH के बीच में प्रक्रिया होगी तो CaOH ट्वाइस बनेगा, और Na और Br के बीच में प्रक्रिया होगी तो NaBr बनेगा। ये जो कोई भी यौगिक या कोई भी पदार्थ कैसे बनता है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो में अभ्यास करेंगे। अभी ये Na और Br के बीच में अभिक्रिया होती है और NaBr बनता है, कैल्शियम और OH के बीच में प्रक्रिया होगी और मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये फाइनल रिएक्शन है। पर कोई भी समीकरण करने से पहले हमें सामान्य समीकरण लिखना है, उसके पश्चात हमें संतुलित करना है। डायरेक्ट पहले संतुलित समीकरण हमें लिखना नहीं है, पहले अभिकर्मकों के बीच अभिक्रिया होगी, कौन सी उत्पाद बनेगी उसका अभ्यास हमें पूरा करना होगा। फिर एक बार ये समीकरण कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। थैंक यू। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। वापस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।